हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और ये बहुत यूज़फुल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशंस को, जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स हैं, उन्हें भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। मीन्स इंडिपेंडेंट जो भी हमारे पास इंटीग्रल है उसमें हम वेरिएबल को चेंज करके इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इसमें इसे हम बोलते हैं कि हमें जब भी इंटीग्रल सॉल्व करना होगा और वो क्वेश्चन में बोलेगा कि सॉल्व द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हुए इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करने को बोलेगा। जैसे इफ़ वी हैव एनी रिलेशन, अगर हमें कोई रिलेशन गिवन है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u एंड v गिवन है एंड y इज आल्सो गिवन एज द फंक्शन ऑफ u एंड v, मीन्स x एंड y दोनों की वैल्यू u और v नए वेरिएबल की फॉर्म में हमें गिवन है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल u और v में चेंज कर रहे हैं और y को भी u और v में चेंज कर रहे हैं। तो कोई ना कोई एक रिलेशन दिया होगा जिसकी बेसिस पर हम x को u और v में और y को भी u और v में चेंज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल कोई गिवन होगा और उस इंटीग्रल में ये रिलेशन यूज़ करते हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y से चेंज करते हुए वेरिएबल को u और v की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इंटीग्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपके पास इसके लिए फार्मूला क्या है कि अगर कोई रीजन R है जिसमें हमें कोई फंक्शन x और y का दिया हुआ है फाई और उसका इंटीग्रेशन करना है, डबल इंटीग्रेशन x और y के रेस्पेक्ट में। तो अगर हमारे पास फाई फंक्शन है x और y का, दो वेरिएबल का, और रीजन R में उसका इंटीग्रेशन करना है, डबल इंटीग्रेशन dx dy, और क्वेश्चन में गिवन ये रिलेशन है कि x फंक्शन ऑफ u v की फॉर्म में एक वैल्यू गिवन है और y की भी वैल्यू g फंक्शन ऑफ u v की फॉर्म में गिवन है। तो इस x और y की फॉर्म में जो इंटीग्रल है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, तो उसको हम u और v में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए ये फार्मूला है कि जो भी फाई फंक्शन है उसमें जहाँ पर भी x है उसको हम जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर देंगे। तो x की वैल्यू अगर फंक्शन ऑफ u v की फॉर्म में गिवन है तो जो भी वैल्यू गिवन है वो रिप्लेस कर देंगे x की प्लेस पर जो गिवन है वैल्यू, और y की प्लेस पर जो रिलेशन से y की वैल्यू गिवन है वो रिप्लेस कर देंगे। बाकी dx और dy का क्या करना है, यहाँ पर dx जो है dx और dy को रिप्लेस करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। dx dy की प्लेस पर क्या आएगा, जैकोबियन j ऑफ एक्स वाई। यहाँ j मीन्स जैकोबियन है किसका, x और y का। किस के रेस्पेक्ट में? अगर आप x और y से वेरिएबल चेंज करके किस में ला रहे हो, u और v में, तो j मीन्स जैकोबियन होगा x एंड y का विद रेस्पेक्ट टू u एंड v। तो ये जैकोबियन होगा x y का विद रेस्पेक्ट टू u v। अगर x y से इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करके u v में लिख रहे हैं तो ये जैकोबियन j मीन्स होगा जैकोबियन ऑफ x y विद रेस्पेक्ट टू u v। तो यहाँ पर dx dy किसकी प्लेस पर वैल्यू क्या जानी है, बस j जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू यू वी का मोड, यहाँ पर मोड भी है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इनटू डी यू डी वी। मीन्स जो इंटीग्रल यू एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में था अब वो न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू एंड वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करने से, इन सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने की हेल्प से इंटीग्रल इजी हो जाता है। इसलिए कुछ सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होंगे जिसकी हेल्प से इंटीग्रल को सॉल्व करने को कहेगा। तो ये स्टूडेंट्स मेथड है। अब यहाँ से इससे रिलेटेड एक केस पर्टिकुलर बनता है कि केस फर्स्ट, टू चेंज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। मीन्स अगर कोई इंटीग्रल कार्टेशियन फॉर्म में है, मीन्स एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो उसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी कि आर और थीटा में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे कि सबसे पहले अगर हमें एक्स वाई का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है एक्स और वाई की वेरिएबल की फॉर्म में और उसे पोलर फॉर्म में आर और थीटा में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में हमने रिलेशन स्टूडेंट डिस्कस किया था। क्या रिलेशन होता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो जैसा कि हम यहाँ फार्मूले में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें एक्स वाई से किसी न्यू वेरिएबल u एंड v में कन्वर्ट करना है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग dx dy को रिप्लेस करने के लिए हमें जैकोबियन चाहिए होगा। किसका, x और y को कन्वर्ट करना है जैकोबियन इंटीग्रेशन u एंड v में। तो जैकोबियन j किसको रिप्रेजेंट करेगा, x y का जैकोबियन किसके रेस्पेक्ट में, u एंड v के। तो यहाँ पर इंटीग्रल को हम x y से r थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो j जैकोबियन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि किसके इक्वल होगा, जैकोबियन j इज इक्वल टू यहाँ पर होगा
जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा। स्टूडेंट इससे पहले हम जैकोबियन के बारे में जो टॉपिक है पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने इससे पहले वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो जैकोबियन ऑफ, फिर भी एक रिकॉल कर लेता हूं, तो जैकोबियन का हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा फाइंड आउट करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप न्यूमरेटर में सबसे पहले वेरिएबल x लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो में x के पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे, किसके रेस्पेक्ट में, न्नीचे जो वेरिएबल दिए हैं उन दोनों के रेस्पेक्ट में, यानी कि डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। फिर सेकंड रो में क्या आएगा, जो ऊपर वेरिएबल न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं y सेकंड वाला, उसका डेरिवेटिव आएगा पार्शियल डेरिवेटिव दोनों नीचे वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, यानी कि डेल y अपॉन डेल आर एंड डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो यहाँ पर x आपका क्या है, आर कॉस थीटा। तो स्टूडेंट जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव आर कॉस थीटा का आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका थीटा कांस्टेंट, इट मींस कॉस थीटा कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट में अगर कांस्टेंट होता है तो वो प्रोडक्ट में बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, तो जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x का आर के रेस्पेक्ट में तो कॉस थीटा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और आर का आर के रेस्पेक्ट में 1, इट मींस यहाँ डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ऐसे ही आर का एक्स का अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस बार आर कांस्टेंट रहेगा और थीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम आर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं आर कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से जब हम डेरिवेटिव यहाँ पार्शियल वाई का करेंगे आर के रेस्पेक्ट में तो इस बार थीटा कांस्टेंट रहेगा तो साइन थीटा डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा, यानी कि आर साइन थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, आर के, तो आप देख सकते हैं आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अदर वेरिएबल यानी कि थीटा कांस्टेंट रहेगा, इट मींस साइन थीटा की टर्म कांस्टेंट बाहर चली जाएगी। ठीक है, और आर का आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो ये सॉल्व करके आपका कितना जाएगा इसकी प्लेस पर साइन थीटा। इसी तरीके से ये वैल्यू आर कॉस थीटा आ जाएगी और इसको डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस, 2/2 का डिटरमिनेंट, तो आर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये यहाँ पर आर साइन स्क्वायर थीटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर कॉमन, तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी हम जानते हैं जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जैकोबियन जे हमें मिल गया किसके इक्वल, आर के इक्वल, जो कि किसका जैकोबियन है, एक्स वाई का, किसके रेस्पेक्ट में, आर थीटा के। अब हमने फार्मूला क्या डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर एक्स वाई का के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में है और उसे न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, जिस भी वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो रिलेशन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू उसमें रख देंगे। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या पता थी, आर कोस थीटा, वो रिप्लेस कर देंगे फंक्शन में, वाई की वैल्यू हमें क्या पता थी, आर साइन थीटा, वाई की प्लेस पर वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और dx dy की प्लेस पर मैंने आप लोगों को बताया था dx dy किससे रिप्लेस हो जाता है, जैकोबियन जे मोड ऑफ जैकोबियन जे इनटू जिस नए वेरिएबल में लिख रहे हैं आर और थीटा में तो डी आर डी थीटा, तो यहां पर ये आ जाएगा जे मीन्स जैकोबियन होगा किसका, एक्स वाई को चेंज कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, नए वेरिएबल आर थीटा में, तो जैकोबियन जे होगा यहाँ पर किसके इक्वल, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा, ये जे की वैल्यू होगी और इसका मोड यहाँ पर लेना है। तो हमें अभी पीछे निकाल चुके हैं, जे की वैल्यू सॉल्व करके हमने अभी निकाली है किसके इक्वल है, ये वैल्यू जैकोबियन आर के, तो इसकी प्लेस पर वैल्यू स्टूडेंट आर आ जाएगी और यहाँ पर इंटू डी आर डी थीटा। तो यानी कि आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया कि जब भी कोई इंटीग्रल एक्स एंड वाई के फंक्शन का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में गिवन है और उसे अगर हम इंटीग्रल को पोलर फॉर्म में यानी कि आर थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जस्ट आपको क्या करना है, जहां पर भी x है उसको फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस कर देना है आर कॉस थीटा से और y है y को किससे रिप्लेस कर देना, आर साइन थीटा से। और आप देख रहे हैं यहाँ पर dx dy की प्लेस पर क्या वैल्यू रिप्लेस होकर यहाँ पर सोल्व करके बनी, यहाँ पर dx dy की प्लेस पर आपको रिप्लेस कर देना है बस आर डी आर डी थीटा, ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देनी है। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटीग्रेशन शायद इजी भी हो जाए। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर वो कहता है इवेलुएट द इंटीग्रल दिस, ये इंटीग्रल को हमें सॉल्व करने को कह रहा है बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हुए इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते समय आपको लिमिट भी पोलर फॉर्म में चाहिए होगी, फिर यानी कि लिमिट भी किसकी चाहिए होगी, आर और थीटा की। तो उसके लिए जो भी बाउंड्रीज हैं उनकी
को आपको ट्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पता लगेगा, और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पता कर लगेगा तो उसी से हम लिमिट निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल का कहाँ से कंफर्म होता है। हमने पढ़ा था कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अगर आइडेंटिफाई करना है तो लिमिट्स को ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिमिट x की फॉर्म में है, तो स्टूडेंट ये अगर x की फॉर्म में लिमिट है तो जरूर किसकी वैल्यू होगी, y की। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा वो इससे लिमिट से पता चल जाएगा। तो लोअर लिमिट आपकी 0 है, तो एक बाउंड्री हो गई आपकी y इक्वल टू 0। अपर लिमिट ये किस x की फॉर्म में, तो ये y की वैल्यू अपर लिमिट कितनी होगी, रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हम अगर ध्यान से देखें, क्योंकि कर्व ट्रेस करना है तभी तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पता लगेगा। तो ये रीजन अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों इक्वल है। तो सेकंड डिग्री की टर्म जिसमें कि एक्स स्क्वायर वाई के स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल हो एंड एक्स इंटू वाई वाली टर्म मिसिंग हो, तो ऐसी इक्वेशन हमेशा आपने 12th में पढ़ा होगा। वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है सर्कल को। तो इसका मतलब ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो हम इसे इस फॉर्म में सर्कल की सेंटर रेडियस फॉर्म फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें सेंटर और रेडियस कंफर्म हो जाए। तो उसके लिए आप देख रहे हैं एक्स की ये टर्म एक एक्स स्क्वायर है और एक माइनस 2x है, तो एक सेकंड डिग्री की टर्म है, फर्स्ट डिग्री की टर्म है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर x के कोफिशिएंट का हाफ, तो x का कोफिशिएंट है -2, उसका हाफ होगा -1 का स्क्वायर यानी कि 1, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हमने 1 ऐड किया, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, दोनों तरफ 1 ऐड किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फार्मूला ये बन गया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म, और ये प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम इससे इसे कंपेयर करें फार्मूले से, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो h की प्लेस पर आपको दिख रहा होगा 1, h की प्लेस पर 1 और k की प्लेस पर आपको दिख रहा है कितना 0। तो इट मीन सेंटर क्या हो गया h कोमा k, दैट मीन्स 1,0, तो 1,0 तो सेंटर हो गया। और आर स्क्वायर से कंपेयर करें तो राइट साइड आर स्क्वायर की प्लेस पर है 1, तो रेडियस कितना हो गया 1। तो इट मीन्स ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 1,0 और रेडियस कितना होगा 1। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डायग्राम में ये एक्स एक्सिस कंसिडर किया, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर ले लिया हमने ओरिजिन। तो अगर इसका सेंटर 1,0 बोल रहा है तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा ये, तो एक्स एक्सिस पर हमने एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट 1,0 हो गई, और रेडियस कितना बोल रहा है 1, तो 1,0 अगर सेंटर है और एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस तो 1 ही हुई ना, जो कि इसकी रेडियस के बराबर है। तो इसको सेंटर लेते हुए और इसको रेडियस लेते हुए ऐसे सर्कल ये हम कंप्लीट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने सर्कल कंप्लीट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट बाउंड्रीज क्या क्या है, अभी हमने देखा था एक तो बाउंड्री हमें मिली थी y इक्वल टू 0, लोअर लिमिट से y की, तो y इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई यहाँ पर स्टूडेंट, ये इक्वेशन किसकी हो गई, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की। उसके बाद नेक्स्ट बाउंड्री आपकी एक ये सर्कल बन गई जो हमने अभी निकाला है, सेंटर ओरिजिन और रेडियस 1 वाला ये सर्कल, ये आपका नेक्स्ट बाउंड्री हो गई। नेक्स्ट एक और बाउंड्री लिमिट यहाँ पर दे रखी है आपकी, ये x की लिमिट कितनी दे रखी है 0 और x की लिमिट दे रखी है 2, तो x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 बाउंड्री और हो जाएगी। तो x इक्वल टू 0 स्टूडेंट किसकी इक्वेशन होगी, y एक्सिस की, तो x इक्वल टू 0 आपकी ये y एक्सिस हो गई। और x इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स किसकी इक्वेशन होगी, ये x इक्वल टू 2 एक लाइन होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी 2 डिस्टेंस पर, तो ये एक लाइन आ गई x इक्वल टू 2 जो y एक्सिस के पैरेलल है कितने डिस्टेंस पर, 2 डिस्टेंस पर। अब इन सबसे बाउंड होने वाला रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें तो ये ध्यान से देखने पर हमें पता लग रहा है कि ये जो लिमिट थी, एक थी y की लोअर लिमिट 0 और ये y की लिमिट एक रूट ऑफ दिस जो कि सर्कल बन रहा था। इसका मतलब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन दोनों से बाउंड हो रहा है, एक तो y इक्वल टू 0 दैट मीन्स एक्स एक्सिस और एक सर्कल, यानी कि लोअर लिमिट y इक्वल टू 0। तो लोअर लिमिट अगर y इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब y की सारी वैल्यू इससे ज़्यादा होंगी, लोअर लिमिट y इक्वल टू 0 है तो बाकी सब वैल्यू इससे अपर होगी यानी कि ज़्यादा। तो y 0 से ग्रेटर कहाँ हो सकता है, ऊपर की साइड। और y की अपर लिमिट सर्कल बन रही थी, इसका मतलब सारा रीजन सर्कल से नीचे नीचे होगा, तो इसके नीचे नीचे होगा, तो एक यानी कि इसके इधर। और x इक्वल टू 0 x की लोअर लिमिट थी, तो इसका मतलब x की बाकी वैल्यू इससे ग्रेटर होंगी और वो किधर हो सकती है, राइट साइड, तो रीजन इसके इधर होगा। और x इक्वल टू 2 x की अपर लिमिट थी, इसका मतलब x की बाकी सारी वैल्यू इसके अपर लिमिट है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू ही x इक्वल टू 2, तो सारी वैल्यू इससे कम होगी, इट मीन्स
किधर होगी, लेफ्ट साइड। तो इन सारे एरोज को सेटिस्फाई करता है। कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है स्टूडेंट, ये वाला। तो इसका मतलब ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब स्टूडेंट हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कन्फर्म हो गया, तो अब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इंटीग्रल को कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, पहले तो आपको अब ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की इक्वेशन पोलर फॉर्म में चाहिए होगी। तो इसकी पोलर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, अभी कार्टेशियन फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखी थी, इसकी क्या आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो इसे पोलर में बदलना है, तो हमने आपको बताया हुआ है कि पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन में रिलेशन होता है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करें एक्स की प्लेस पर आर कोस थीटा, वाई की प्लेस पर आर साइन थीटा, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 एक्स की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे आर कोस थीटा, तो 2r कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं आपको r की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, ये सर्कल की इक्वेशन हो गई r इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई इस सर्कल की, ठीक है, इस बाउंड्री की। अभी स्टूडेंट हम इसे इंटीग्रल को कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्रोसेस हमने क्या डिस्कस किया था, अभी ऊपर डिस्कस किया था कि अगर कोई भी इंटीग्रल कार्टेशियन फॉर्म में हमें गिवन है, एक्स और वाई की फॉर्म में गिवन है, और उस इंटीग्रल को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स आर और थीटा में, तो जस्ट एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, आर कोस थीटा से, जहां वाई है उसको आर साइन थीटा से, और डी एक्स डी वाई को किससे रिप्लेस कर देते हैं, आर डी थीटा से। तो स्टूडेंट करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल क्या गिवन है, इंटीग्रल हमें गिवन है 0 to 2 लिमिट 0 to रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे अगर हम चेंज करें इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताया कि हमें जस्ट क्या करना होगा, x को r cos थीटा से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे r cos थीटा से और y को r sin थीटा से। तो जब हम अपोन में ऐसा करेंगे, x को r cos थीटा से, y को r sin थीटा से, तो यहाँ पर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, ये dx dy किससे रिप्लेस हो जाएगा, r डी थीटा से, ये मैंने आपको बताया था। अभी लिमिट्स की बात आती है, जब इंटीग्रल r डी थीटा आ रहा है तो लिमिट किसकी आएगी, r की और थीटा की। तो इस रीजन में r और थीटा की लिमिट अगर पता करनी है, तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन तो आपका सिर्फ ऊपर वाला बन रहा है ना, इतना पार्ट। तो इस रीजन में r और थीटा की लिमिट पता करनी है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पोलर फॉर्म में जब भी लिमिट निकालनी हो तो स्ट्रिप रेडियली ड्रॉ कीजिए। रेडियली मतलब रेडियस वेक्टर को लेते हुए, रेडियस वेक्टर मतलब ऐसी स्ट्रिप जो पोल से स्टार्ट हो और कर्व तक जाए, पोल से स्टार्ट हो, पोल मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो और कर्व की बाउंड्री तक जाए। तो इसका स्ट्रिप का लोअर एंड पर आपको मिनिमम आर की वैल्यू, आर मतलब पोल से डिस्टेंस, तो आर की मिनिमम वैल्यू कितनी दिखाई देगी, यानी कि पोल से डिस्टेंस अगर स्ट्रिप को देखें तो मिनिमम कितनी दिखाई देगी, 0। तो आर की लोअर लिमिट आपकी हो गई 0। स्ट्रिप का अपर एंड पर आर मैक्सिमम होगा, अपर एंड पर किसे टच कर रहा है, उसकी इक्वेशन से जो आर आएगा वो आर की अपर लिमिट बताएगा। तो ये कर्व किसके टच कर रहा है, स्ट्रिप का अपर एंड, सर्कल को। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो इससे आपको आर की अपर लिमिट मिल जाएगी 2 कॉस थीटा। उसके बाद आपको थीटा की लिमिट चाहिए, तो इस थीटा की लिमिट के लिए इस स्ट्रिप को पोल पर फिक्स रखते हुए और बाउंड्री सर्कल को टच करते हुए रोटेट कराओ। तो मिनिमम इस रीजन के अंदर कितने एंगल तक जाएगा, यानी कि अपर पार्ट के अंदर, तो कितने एंगल तक रोटेट होगी स्ट्रिप, तो ऐसे रोटेट होगी स्टूडेंट, तो ऐसे रोटेट कितने एंगल पर मिनिमम जाएगी, 0 पर। तो थीटा की लोअर लिमिट आपको दिख गई 0। और स्टूडेंट इन्हीं दोनों को टच करते हुए यहाँ पर पोल पर फिक्स और अपर बाउंड्री सर्कल को टच करते हुए मैक्सिमम कितने एंगल तक रोटेट होगी स्ट्रिप, ऐसे रोटेट होती चली जाएगी, ऐसे रोटेट होती चली जाएगी। तो मैक्सिमम कितने एंगल तक रोटेट होगी इसको टच करते हुए, ऐसे रोटेट होते 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 कितने एंगल होगी, 90 तक। तो एंगल 0 to कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट, π/2 तक, ठीक है। तो लिमिट आपकी 0 to π/2 हो जाएगी। अभी हम 0 to π/2 ये लिमिट हो गई स्टूडेंट, और यहाँ पर ये आर की लिमिट आपकी हो गई 0 to 2 cos
थीटा, आर की लिमिट हो गई। और यहाँ से अगर हम देखें तो आर ये है और आर ये है, आपकी प्रोडक्ट करके कितना आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा न्यूमरेटर में, और डी आर डी थीटा अपोन में अगर हम ध्यान से देखें तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो रूट ऑफ आर स्क्वायर बचेगा सिर्फ, और आर स्क्वायर का रूट आर, तो एक आर से आर कैंसिल। तो स्टूडेंट यहाँ से 0 से π/2 इंटीग्रल आर गोज टू 0 to 2 कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में एक आर बचता है कॉस थीटा डी आर डी थीटा। तो अब आप देख सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल था वो बहुत इजी इंटीग्रल में कन्वर्ट हो चुका है। यही बेनिफिट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करने का। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने चेंज करते हुए इस इंटीग्रल को कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट कर लिया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट वेरिएबल फॉर्म में आर की दिख रही है जो कि थीटा की फॉर्म में है। तो जब भी थीटा की फॉर्म में आपको लिमिट दिखे डबल इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल पहले आर के रेस्पेक्ट में करना है। अगर आर में दिखे तो पहले थीटा के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट थीटा में दिख रही है तो आपको आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन के अंदर थीटा वाली जो टर्म दिख रही है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। तो कोस थीटा को इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे और आर डी आर का इंटीग्रेशन पहले परफॉर्म कर देंगे 0 to 2 cos थीटा लिमिट में। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल्स टू 0 to π/2। यहाँ पर आर का इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। लिमिट आपको दिख रही है कितनी हो जाएगी 0 to 2 cos थीटा आर की लिमिट, ठीक है डी थीटा इक्वल्स टू, अब इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं तो 0 to π/2, 1/2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, और आर को आप 2 से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 0 रिप्लेस करेंगे तो 0 स्क्वायर आपका 0 आ जाएगा डी थीटा। अब 2 स्क्वायर बाहर कॉमन कॉन्स्टेंट है तो ये एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रल आ जाएगा इक्वल टू। स्टूडेंट यहाँ से हम चाहे तो क्योंकि 0 से π/2 लिमिट है तो वालिस फार्मूला लगा सकते हैं। वालिस फार्मूला क्या कहता है कि अगर कॉस की पावर जो भी है और लिमिट 0 से π/2 की फॉर्म में इंटीग्रल है, एंगल में थीटा हो 2 थीटा या θ/2 हो तो इंटीग्रल में के लिए वालिस फार्मूला नहीं लगेगा। वालिस फार्मूले में अगर आपके एंगल में थीटा है और लिमिट 0 से π/2 है, साइन और कोस में इंटीग्रल है, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको कॉस की पावर जो दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है 2, वो अपोन में लिखना है और -2 करते हुए प्रोडक्ट में लिख जाना है जब तक 2 या 1 ना जाए। तो आपके पास यहाँ पर 2 है और इसमें से 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको 2 से कम वैल्यू 0 माइनस में दिखाई देने लगी। बट आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू तब तक लिखनी है जब आपका 2 आ जाए। तो स्टार्टिंग में ही 2 आ गया ये लिखते ही, तो आपको आगे डिक्रीज नहीं करनी है वैल्यू। और न्यूमरेटर में आपको जो पावर दिखाई दे रही है कॉस की, उससे एक पावर से 2 माइनस करके लिखते जाना है जब तक 1 या 2 ना आ जाए। तो यहाँ पर आपको पावर 2 दिख रही है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 मिल गया तो आपको रुक जाना है, आगे प्रोडक्ट नहीं करनी। इनटू अगर आपको इवन पावर दिख रही है कॉस की तो π/2 आएगा इनटू में। अगर इवन नहीं है तो आपकी यहाँ पर एक वैल्यू π/2 की प्लेस पर 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई π/2। अदरवाइज आप इस इंटीग्रल को cos 2a के फार्मूले से सॉल्व करते हुए भी लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2 θ/2। तो उससे भी आप सॉल्व करके फिर आप इंटीग्रल निकाल सकते हैं, वो भी इतना आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हुए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर इंटीग्रल है तो उसे ईजी इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक का एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो कि थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।